नमस्कार साथियों, आज पुनः हम आप सब लोग के समक्ष हाजिर हैं कुछ ऐसे सवालों के साथ, जो ज़्यादातर आम्रपाली घर खरीदार के मन में उठते रहते हैं। हम इन सवालों का जवाब हमारे सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहे अधिवक्ता श्री कुमार मेरी जी से लेने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम दीपांकर कुमार है और मैं नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ओनर वेलफेयर एसोसिएशन नेफोवा का एक सदस्य हूँ। मिहिर सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और स्वतंत्रता दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपको भी दीपांकर जी। सर जी, सर हम सबसे पहले तो आपसे यह जानना चाहेंगे कि एक अंतराल के बाद अभी लगभग 15-20 दिन के अंतराल के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई 13 तारीख। उसमें क्या हुआ? अगर संक्षेप में हमें बताएँगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जी दीपांकर जी, जैसा आपको पता है अभी आम्रपाली में 2-3 मुद्दे छाए हुए हैं। पहला तो ये है कि एसबीआई कैप से आम्रपाली ग्रुप के प्रोजेक्ट्स जो थे उनको फाइनेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उस पे बहस हुई, उस पे सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि क्या-क्या रुकावटें हैं, क्या-क्या चीज़ों पे अभी तक सहमति नहीं हो पाई है। और सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई कैप्स को और कोर्ट रिसीवर को ये कहा है कि अगले बुधवार जब जो कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है तब तक वो सॉर्ट आउट कर लें जो भी उनका डिफरेंसेस है, वरना सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे देगी कि एसबीआई कैप्स को पेमेंट करना होगा। एक चीज बहुत महत्वपूर्ण जो इस हियरिंग में हुई वो ये थी कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी पेश हो रहे थे और उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, क्योंकि स्ट्रेस फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया था और उसका मैनेजमेंट सिर्फ एसबीआई कैप्स के पास है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये इंश्योर करना चाहिए कि आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस अवेलेबल हो, चाहे वो एसबीआई कैप्स के थ्रू हो या किसी और के थ्रू। तो अगली डेट ऑफ हियरिंग तक मुझे लग रहा है अगली बुधवार तक इसमें सहमति हो जाएगी और एसबीआई कैप्स का फंडिंग जो 1050 करोड़ के आसपास उन्होंने कहा है कि वो देंगे, वो आ जाने की उम्मीद है। इसके साथ ही कुछ और मुद्दों पे भी बहस हुई, जैसे बैंक्स का रीस्ट्रक्चरिंग, जो लोन का रीस्ट्रक्चरिंग उनको करना था वो अभी तक हुआ नहीं है। तो उसपे कोर्ट ने बैंक्स को और कोर्ट रिसीवर को कहा है कि वो जल्द से जल्द इस पे एक सहमति बनाए, ताकि जो डिफॉल्टेड लोन अकाउंट्स हैं उनमें भी चीजें आगे मूव हों और लोन डिसबर्सल शुरू हो जाए। लोगों के जो डिफॉल्टेड और जो उनके खिलाफ कोर्ट में प्रोसीडिंग्स या डीआरटी में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उस पे भी रोक लगे और वो भी इस स्थिति में आए कि वो अपने बकाया जो भी पेमेंट है उसका भुगतान कर सके। तो इस इन सब चीजों पे सहमति हुई। इसके अलावा बाकी जो सुरेखा फैमिली से कुछ पैसे लेने हैं और भी लोगों से कुछ पैसे लेने हैं, उस पे कोर्ट ने कहा है कि वो अगली डेट पे ही सुनवाई करेंगे। तो अब अगले बुधवार को कोर्ट पे मैटर लगा है। इसके साथ ही एक आईएमटी मानेसर का प्रोजेक्ट था आम्रपाली का, वहां के लिए डायरेक्शन आ गया है कि वहां के जो लोग हैं उनको भी बकाया पेमेंट करना है और उन वहां पे भी रजिस्ट्री शुरू होगी, क्योंकि अभी तक ये आईएमटी मानेसर का जो प्रोजेक्ट था ये किसी भी जगह कंसिडर नहीं हो रहा था। और उन वहाँ के जो बायर्स थे उनके लिए कोई सुविधा नहीं थी, तो उनके लिए एक बड़ी राहत की बात हुई इस हियरिंग में। सर, कुछ जगहों पे काम शुरू हो गया, परंतु वहाँ पे क्या स्थिति है वहाँ की और कब तक वहाँ पे स्पीड अप होने की संभावना है? थोड़ा इस पे अगर कुछ बताएँगे तो। जी देखिए कुछ लगभग सारी जगहों पे सिर्फ ड्रीम वैली 2 और इंचांटेक में अभी तक टेंडर हुआ नहीं है, मतलब बिड खुला नहीं है। इसके साथ ही वेरोना हाइट्स और आदर्श आवास योजना के फाइनेंशियल बिड नहीं खुले हैं। तो ये हमें रिसीवर से हमने हमारी बात हुई और वो कहा है कि 25 अगस्त तक ये भी बिड खुल जाएंगे और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो फाइनलाइज कर दिया जाएगा। इसके साथ ही 2 प्रोजेक्ट जैसे हार्ट बीट 1 एंड 2 और टेक पार्क हैं, क्योंकि वहां पे थोड़ी क्लैरिटी नहीं थी और टेक पार्क आप जैसा आपको पता है प्योर एक कमर्शियल प्रोजेक्ट था, तो उनको एसबी एनबीसीसी थोड़ा और स्टडी कर रहा है और वहां पे भी रिसीवर ने हमको भरोसा दिलाया है कि जल्दी ही टेंडर खोल दिया जाएगा। इसके अलावा बाकी सब जो प्रोजेक्ट्स दिल्ली एनसीआर में एटलीस्ट हैं वहां पे कॉन्ट्रैक्टर फाइनल हो गया है। लगभग सभी जगहों पे कॉन्ट्रैक्टर ने चीजें मोबिलाइज करनी शुरू कर दी हैं। लेकिन क्योंकि कोरोना का अभी चल रहा है काल, तो थोड़ा सा उनको मैन पावर में इशू हो रहा है और साथ ही क्योंकि पेमेंट पूरी तरह से अभी तक शुरू जमा हुई नहीं है, तो और बायर्स का पेमेंट अभी बहुत आना है, तो उसके लिए भी थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है।
बट धीरे धीरे चीजें जैसे जैसे अब मोबिलाइजेशन शुरू हो गया है कई जगहों पे, छोटे धीरे धीरे उन्होंने काम करना शुरू भी कर दिया है कॉन्ट्रैक्टर्स ने, तो जल्दी गति पकड़ेंगी और काम पूरी तेजी से होने लगेगा। हमें जहां तक हमारी रिसीवर से बात हुई है, रिसीवर ने कहा है कि उन्होंने इन कॉन्ट्रैक्टर्स से इंटरेक्ट भी किया है और कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ने उनको भरोसा दिलाया है कि जो लास्ट डेट जो एनबीसीसी के टेंडर में आया है, जो कि अगस्त 2023 तक गया है, उससे बहुत पहले तक वो कोशिश करेंगे कि ये पूरा काम कंप्लीट कर दें और सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके डिलीवरी के लिए दे दिया जाए। सर ये तो बहुत अच्छी खबर है, अगर जल्दी कॉन्ट्रैक्टर कंप्लीट करें तो ये बहुत अच्छा खबर है। जी जी। सर एक और सबसे बड़ा सवाल जो फंडिंग को लेके है, कोई भी बैंक अभी लोन डिसबर्समेंट करने को तैयार नहीं है, ज्यादातर बैंक, मतलब एक आध ब्रांच छोड़ते हैं तो क्या दिक्कत कहाँ आ रही है और कब तक लोग उम्मीद करें कि सभी बैंक रेगुलर तरीके से लोन डिसबर्समेंट और फ्रेश लोन देना शुरू कर देंगे? देखिए, जहां तक बैंक से लोन की बात है, तो ये जो लोन से डिसबर्सल होना है, ये 3 तरह के लोन्स की बात आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स के लिए की गई है। पहले लोन्स वो हैं जहां लोग अपनी रेगुलर ईएमआई देते आ रहे थे, कोई डिफॉल्ट नहीं है, लेकिन बैंक, क्योंकि बैंक्स पे कोई डिमांड रेज नहीं किया जा रहा था, आम्रपाली ग्रुप बिल्कुल ही खत्म हो चुका था, कोई काम नहीं हो रहा था, तो बैंक्स ने आगे डिसबर्सल पे नहीं किया है। लेकिन लोग अभी भी अपनी ईएमआई रेगुलर देते आ रहे थे, क्योंकि उनको अपने सिबिल या बाकी चीजें मेंटेन करनी थी। तो वहाँ उन सारे बैंक अकाउंट्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन सारे बैंक्स को कोर्ट ने क्लियर डायरेक्शन दिया है कि जैसे ही होम बायर उनको अप्रोच करता है और एक परफॉर्मा जो रिसीवर के ब्लॉग पे भी है, अगर आप रिसीवर का ब्लॉग कोई भी जाके विजिट करेगा, वहाँ पे एक परफॉर्मा है। उस परफॉर्मा में आपको अपना एप्लीकेशन भर के अपने रिस्पेक्टिव बैंक्स को देना, और रिसीवर ने ये भी कहा है कि जो पेमेंट प्लान एनबीसीसी का अपलोड किया गया है, ये पेमेंट प्लान को ही डिमांड लेटर समझा जाए। तो वो परफॉर्मा जो एप्लीकेशन है और साथ में ये पेमेंट प्लान अगर वो अपने रिस्पेक्टिव बैंक्स को देंगे, तो बैंक्स को ये जो भी उनका रेगुलर लोन बचा हुआ है उसको डिसबर्स करना ही होगा। दूसरी, तो ये पहला लोन था, तो पहले प्रकार का लोन जो इस आम्रपाली में इन्वॉल्व है। दूसरे लोन्स वो हैं जो डिफॉल्ट हो गए थे, चाहे वो सबवेंशन प्लान के लोग हों, चाहे किसी और भी रीजन से आम्रपाली के ग्रुप के डिफॉल्ट के कारण, या क्योंकि आम्रपाली काम नहीं कर रहा था, या आर्थिक असमर्थता के कारण लोग आगे ईएमआईज नहीं पे कर पा रहे थे, या कोई और रीजन था, उसके कारण ये लोन अकाउंट्स डिफॉल्ट या नॉन परफॉर्मिंग लोन अकाउंट्स बन गए थे और वहाँ डिफॉल्ट है। तो कोर्ट ने उनको भी ये डायरेक्शन दिया है, और पिछली हियरिंग, जैसा मैंने बताया कि 13 तारीख की हियरिंग में भी कोर्ट ने उनको, बैंक्स को, ये कहा है कि वो जल्द से जल्द इन लोन अकाउंट को रिस्ट्रक्चर करने के लिए और रेगुलराइज करने के लिए रिसीवर के साथ बैठे और एक कॉमन मेमोरेंडम और या अग्रीमेंट का ड्राफ्ट फाइनलाइज करें, ताकि कोई एडिशनल बर्डन बायर्स पे ना आए और ये लोन अकाउंट जो डिफॉल्टेड लोन अकाउंट से ये रेगुलराइज हो जाए। अ, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है क्योंकि 40-41 बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आम्रपाली ग्रुप के होम बायर्स ने लोन ले रखा था, और हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक अपना अपना से चाह रहा है, अपनी तरह से लोन रिस्ट्रक्चर करना चाह रहा है, तो एक आम सहमति बनाने में टाइम लग रहा है। तो लेकिन अब क्योंकि कोर्ट का क्लियर डायरेक्शन गया है, तो जल्दी ही इस पे भी सहमति बन जाएगी। साथ ही फ्रेश लोन की जहां तक बात है, हमने रिसीवर से रिक्वेस्ट किया है, रिसीवर ने भी बैंक के सीएमडी या मैनेजिंग डायरेक्टर्स या जिससे भी उनकी बात हो रही है, उनको आगे रिक्वेस्ट भेजा है कि कोई भी आम्रपाली ग्रुप के लिए अगर फ्रेश लोन लेना चाहता है, तो उनको क्लियर ये अपने ब्रांचेस को इंस्ट्रक्शन दे कि वो बैंक लोन मुहैया कराया जाए। हम कोर्ट से भी ये दरख्वास्त कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई लोन नहीं देता है, तो आप डिटेल एक कलेक्ट करके डिटेल हमारे पास भेज सकते हैं। हम वो डिटेल रिसीवर को भी देंगे और कोर्ट से भी देंगे, कि क्योंकि हमारे पास अभी हम जनरल एक ऑर्डर मांग रहे हैं, बट हमारे पास क्लियर इंस्टेंसेस नहीं है कि इस ब्रांच ने इस इतने अमाउंट के लिए या इस चीज के लिए लोन देने से मना किया है, और लिखित में हमारे पास ऑब्वियसली कुछ नहीं है। तो जब तक हमारे पास डिटेल नहीं होगा, तब तक हम इंस्टेंसेस प्रूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी जनरली हम कोशिश कर रहे हैं कि स्पेसिफिकली फ्रेश लोन के लिए भी एक क्लियर डायरेक्शन जाए, और फ्रेश लोन भी मुहैया लोगों को, जिसको भी चाहिए, उसको फ्रेश लोन लेने में कोई परेशानी ना हो। जी।
सर सबवेंशन बायर, जैसा कि मैंने आपने उनके बारे में बता ही दिया, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा परेशान हैं, तो जी। उनके लिए कब तक उम्मीद करें कि कुछ राहत मिल जाएगी? देखिए जैसा पिछली हियरिंग में हुआ, एटलीस्ट यूको बैंक और कॉरपोरेशन बैंक ने ये कहा है कि उन्होंने एक ड्राफ्ट एमओयू बना के रिसीवर को दिया हुआ है और रिसीवर उसको स्टडी कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक ने भी पिछली हियरिंग में ये कोर्ट को बताया कि उनकी भी एक मीटिंग हो चुकी है रिसीवर के साथ और वो भी अपने लोन रिस्ट्रक्चर करने पे काम कर रहे हैं। ऐसे ही और भी बैंक्स हैं, जैसे इंडियन ओवरसीज बैंक है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उनके भी लोग कह रहे हैं कि वो बार-बार रिसीवर से मिल रहे हैं। हमारी रिसीवर से बात हुई है, रिसीवर कह रहे हैं कि उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा या कैनरा बैंक और काफ़ी सारे बैंक के लोगों से बात की है। तो क्योंकि सबको एक आम सहमति बनानी और एक ही कॉमन ड्राफ्ट, क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो है वो आम्रपाली ग्रुप के पार्ट पे था, स्पेशली सबवेंशन बायर्स के केस में। तो एक आम सहमति बनाने में टाइम लग रहा है। कोर्ट ने क्लियर डायरेक्शन दिया है कि ये जल्द से जल्द इसको निपटाया जाए और जल्द से जल्द इसको सॉर्ट आउट किया जाए ताकि उनका भी जो बायर्स हैं, उनके ऊपर बर्डन ना हो, क्योंकि उनको भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 31 अगस्त जो रिसीवर के पेमेंट प्लान के हिसाब से देना था, जो अब आगे एक्सटेंड होगा। लेकिन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अब उनका भी ड्यू होगा, तो उनको भी ये पैसे की ज़रूरत होगी। तो कोर्ट का क्लियर डायरेक्शन है और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इसका निपटारा इसमें कुछ एक्शन लिया जाएगा। जी। सर एक और सवाल इसी से मिलता-जुलता कि 31 अगस्त डेडलाइन है। क्या उसमें अगर कोई लोग डिफ़ॉल्ट करते हैं या क्या उसमें कुछ एक्सटेंशन की गुंजाइश है? क्योंकि कुछ दिनों देखिए। से जी। लोग परेशान हैं, बैंक लोन नहीं दे रहा है, इसमें जी, इसके अ, बारे में कुछ बताएँ? जी, दीपांकर जी, जहाँ तक 31 अगस्त की बात है तो ये कास्ट इन स्टोन नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 31 अगस्त तक ही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं आप। इनफैक्ट अगर आज आप जाके देखेंगे यूको बैंक का वेबसाइट, तो उसपे जो पोर्टल है वो होल्ड पे रखा गया है। वो होल्ड जी। पे 2 कारणों से रखा गया है कि एक तो क्योंकि यूको बैंक अपना पोर्टल फिर से रीडिज़ाइन कर रहा था, जहाँ तक हमें बताया गया है। और दूसरा ये है क्योंकि हम हमारे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि लोग जो दिल्ली में नहीं है या बाहर हैं, जहाँ इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है या जो खुद बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ नहीं करते हैं, वो पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमने एक पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें पेमेंट कैसे करें ये बताया था और उसमें आप अगर आपने देखा होगा या आप जाके देख सकते हैं, तो उसमें ये था कि जो पोर्टल था उससे सिर्फ 3 तरह से आप पेमेंट कर सकते थे और वो सारा ही पेमेंट ऑप्शंस ऑनलाइन था। अगर आप कैश में जमा करना चाहें या डीडी या चेक जमा करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, जबकि शुरुआत जब पोर्टल शुरू हुआ था तो आप ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते थे। तो हमारे पास काफ़ी इसमें सुझाव आए थे। हमने रिसीवर से रिक्वेस्ट किया कि इसमें ऑफलाइन पेमेंट की भी सुविधा होनी चाहिए और उसको भी अब डालने के लिए भी ये पोर्टल को होल्ड पे रखा गया और जितना भी टाइम ये होल्ड पे है, हमने रिसीवर से कहा है कि कम से कम इतना टाइम जो लास्ट डेडलाइन है 31 अगस्त, इसको ज़रूर आगे बढ़ाया जाए। साथ ही क्योंकि जैसा हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं, बैंक्स का क्लैरिटी नहीं है, बैंक्स का डिसबर्सल का या जो रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन है उसका क्लैरिटी नहीं है। तो उसके लिए भी जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड करने की बात चल रही है। साथ ही अगर कोई पेमेंट किसी अपरिहार्य कारण से नहीं कर पाता है, कोई बहुत ऐसा दिक्कत है उसको, तो अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि आप अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो अगर आप पेमेंट किसी जेन्युइन रीज़न से नहीं भी कर पाते हैं, तो वो कंसिडर किया जाएगा और जो लास्ट डेट है 31 अगस्त की, वो डेफिनिटली एक्सटेंड होने वाली है। मतलब लोगों को जिनके पास पैसे हैं वो पेमेंट करें और जिनको थोड़ी दिक्कत है उसमें अरेंजमेंट करने तक उनको मतलब कोई जी, जी, मतलब जी, जी। अगर अगर आप कर सकते हैं मोहलत। हाँ, अगर आप कर सकते हैं क्योंकि अब आपके प्रोजेक्ट्स में काम शुरू हो गए, तो आप हमारा भी फर्ज़ बनता है कि हम सहयोग करें कोर्ट को और इंश्योर करें कि काम पूरा हो। अगर आपके पास आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, आपके पास पैसे की व्यवस्था है, तो आप ज़रूर पेमेंट करें। और क्योंकि स्पेशली क्योंकि अब जो इंस्टॉलमेंट के बाद बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ने वाला है, मतलब जो पहले पड़ता, उतना बर्डन क्योंकि कोर्ट का पहले था कि एक साथ देना है और अब क्योंकि 10-10% में देना है या 25% देना है, तो थोड़ा उसको ईज़ कर दिया गया है। तो अगर आपके पास पैसा है, तो ज़रूर पेमेंट करिए आप। नहीं, बिल्कुल सर, आपने 10 इंस्टॉलमेंट करवाने में बहुत सहयोग किया और आपके मेहनत के कारण आज हमें ये इंस्टॉलमेंट मिला है। हम तो इसके लिए आपके शुक्रगुज़ार हैं। जी। सर एक इसी से
आदर्श आवास योजना फेज 4-5 जो कि लेजर वैली में आम्रपाली ने लॉन्च किया था, उसका बिना अप्रूवल लिए हुए लोगों को बेचा गया था। साथ ही कोर्ट यार्ड सेंचुरियन पार्क में स्थित है, उसको स्क्रैप कर दिया गया। ये बायर्स के बीच में अनिश्चितता का माहौल है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, उनके प्रोजेक्ट का क्या होगा। तो आपके रिसीवर से इस मुद्दे पे कोई बातचीत हुई तो कृपया अपडेट करें हमें। जी, हमारी बातचीत हुई है। हमने इनफैक्ट आदर्श आवास योजना जो आप कह रहे हैं फेज 4 फेज 5, इसका एक लिस्ट भी आम्रपाली ग्रुप की तरफ से कौन कौन बायर बच गए हैं वो डीआरटी में जमा किया गया था। वो लिस्ट भी हमने रिसीवर को और उनकी कमेटी को दी है कि इन बायर्स को कंसीडर किया जाए, या तो शिफ्ट किया जाए या इस प्रोजेक्ट को बनाया जाए। तो रिसीवर ने हमको भरोसा दिलाया है कि वो नोएडा से और एनबीसीसी से, सॉरी, ग्रेटर नोएडा से और एनबीसीसी से बात कर रहे हैं। अगर पॉसिबल होगा तो इस जगह अगर अप्रूवल्स की बात मिल सकता है तो जरूर वो अप्रूवल्स लेकर के और इसी जगह पे ये फ्लैट बनाने की कोशिश करेंगे, वरना इन लोगों को शिफ्टिंग की भी बात है। अ, जो रिसीवर और फॉरेंसिक ऑडिटर्स की कमेटी है वो शिफ्टिंग के लिए एक पूरा प्लान कंसिडर कर रही है, क्योंकि शिफ्टिंग में आपको कौन सा इन्वेंटरी देना है, कि किस तरह से लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा कि वो फ्लैट्स चूज करें शिफ्टिंग के लिए, उसमें काफी मैकेनिज्म एक क्लियर केस, ताकि कोई बाद में ये ना कहे कि किसी को फेवर किया गया या किसी को फेवर नहीं किया गया। तो उसके लिए बहुत इम्पार्शियल और बहुत ही ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म वो लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इन प्रोजेक्ट्स के बाहर है उनको थोड़ा धीरज रखने की जरूरत है, तो जरूर अगर पॉसिबल होगा तो उनका सेम प्रोजेक्ट बन सकता है। अगर बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा तब उनको जरूर शिफ्ट किया जाएगा, और हम बार बार इस पे कोशिश कर रहे हैं कि इस पे जल्दी कोई डिसीजन किया जाए। सर, आदर्श आवास योजना फेज 4 से ही संबंधित ये भी सवाल है। कुछ लोगों को आम्रपाली ने में शिफ्ट कर दिया था, परंतु उनके पास नया एग्रीमेंट पहुंचा ही नहीं, क्योंकि आम्रपाली के बाद बंद हो गया था ऑफिस। तो वैसे लोग परेशान हैं क्योंकि उनके पास नया एग्रीमेंट नहीं है, लोन कैसे मिलेगा? इसके बारे में आपकी क्या बात की है? नहीं, करेक्ट। और भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स के लोग हैं जो हमारे पास आए थे कि किसी का लोन अग्रीमेंट किसी का जो बिल्डर बायर अग्रीमेंट है वो गुम गया है, किसी का बैंक के जी, पास है बट बैंक ने गुमा दिया है, या कुछ भी और हो गया है। तो जरूर अगर ऐसे लोग हैं तो उनके पास कुछ और प्रूफ है, पेमेंट रिसीट है या डिटेल्स, और बैंक से स्टेटमेंट निकाल सकते हैं कि भाई उन्होंने आम्रपाली ग्रुप को पेमेंट किया है, और वो जरूर अपना अपना रिप्रेजेंटेशन रिसीवर के ऑफिस में भेजें। हमने रिसीवर से बात की है, स्पेशली जैसे आप बता रहे हैं फेज 4 के लोगों का, आदर्श आवास योजना के लोगों के लिए जिनको शिफ्ट किया गया था, और एक बड़ा काफी लोग हैं जिनके पास नया अग्रीमेंट नहीं है, भले उनके पास पुराना अग्रीमेंट था बट शिफ्टिंग के बाद उनको कोई नया अग्रीमेंट नहीं दिया गया था। इवन दो उनका जी। वो नए फ्लैट्स के लिए उन्होंने पेमेंट किए हुए हैं, और उनके पास बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं कि तो ये प्रूव करने के लिए कि उनको शिफ्ट कर दिया गया था। तो हमने रिसीवर से बात की है, ऐसे लोग अपना अपना रिप्रेजेंटेशन दें, और ये केस टू केस बेसिस पे रिसीवर ने हमको भरोसा दिलाया है कि वो केस टू केस बेसिस पे कंसिडर करेंगे जो भी लोग रिप्रेजेंटेशन देंगे ऐसे हैं। क्योंकि जस्ट टू इंश्योर कि इसमें कोई गड़बड़ ना हो, और जो भी जेन्युइन जिसका प्रॉब्लम है वो जरूर कंसिडर किया जाए। सर, एक और सवाल ज़्यादा काफ़ी खास करके ये सीनियर सिटीज़न से जुड़ा हुआ है। वैसे लोग जो पहले नौकरी में थे, डिले होने के कारण अब रिटायर हो गए। बैंक उनको लोन नहीं दे रहा है, उनके समक्ष पैसे जमा करने की चुनौती है। वो चाहते हैं अपने परिवार के किसी सदस्य को उसमें शामिल करवाना जिसके नाम पे लोन हो जाए। जी, जी। तो इसके बारे में आपकी बात हुई है रिसीवर साहब से, आप बताएँगे इसमें जी, कि हमने क्या उन्होंने हम कहा? ये दो एक तो जैसा आपने बताया सीनियर सिटीजन हैं। कुछ लोगों ने अपने राइट्स भी असाइन कर रखे हैं और लोगों को कि भाई हम नहीं पे कर सकते, बट हमने किसी से पैसे लिए हुए हैं और साइट असाइन कर दिया था। और भी जेन्युइन तरह के प्रॉब्लम्स हैं लोगों की कि भाई अब नहीं कर सकते, पेमेंट नहीं कर सकते, या लोन नहीं हो सकता, या साथ में किसी जॉइंट तरीके से वो लेना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमने बात की, रिसीवर ने हमको कहा है कि वो लोग भी अपने अपने रिप्रेजेंटेशन दें, और केस टू केस बेसिस पे अगर कोई साथ में सेकेंड अलॉटी का नाम रेज ज्वाइन करना चाहता है तो जरूर कंसिडर किया जाएगा, और उनका बस रिप्रेजेंटेशन वो जैसे अपने डॉक्यूमेंट्स लगा के दे दें रिसीवर के ऑफिस में,
और वो जरूर उनको अलाउ किया जाएगा कि सेकेंड अलॉटी का नाम या नाम चेंज कराना है या कोई और करेक्शन कराना है या कुछ और अमेंडमेंट कराना है तो अलाउ कर दिया जाएगा। सर ये सारे सवाल तो आ गए। एक सवाल जो कि सब लोगों के मन में है कि कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी कैसी होगी, बंद पड़े हुए प्रोजेक्ट हैं उनकी जो गुणवत्ता है वो कैसी रह गई है, उसकी जांच कौन करेगा, और कंप्लीट होने के बाद, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद इसकी जिम्मेदारी कब तक किसी के ऊपर, मतलब एनबीसीसी की होगी, किसकी होगी, इसके बारे में आप अगर कुछ बताना चाहें। देखिए, हमने हमने रिसीवर से बात की थी। जहां तक शुरुआत की बात है, एनबीसीसी ने जरूर कहा था कि वो अपने ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं लेगा और वो सिर्फ कंसल्टेंट का काम करेगा। लेकिन हमने रिसीवर से ये बात की और रिसीवर ने हमको ये कहा है कि उन्होंने एनबीसीसी को ये डायरेक्शन दिए हैं कि पहला जहां पे भी काम शुरू होगा, जो भी नया कॉन्ट्रैक्टर आएगा वो स्ट्रक्चरल सेफ्टी को देख के और स्ट्रक्चरल इंजीनियर से जांच करवाने के बाद ही काम शुरू करेगा। तो जो भी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसकी स्ट्रक्चरल सेफ्टी से संतुष्ट होने के बाद ही आगे काम किया जाएगा। अगर संतुष्टि नहीं है तो पहले जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको ठीक किया जाएगा और उसके बाद ही आगे का काम किया जाएगा। तो उन्होंने एनबीसीसी ने कोर्ट को भी भरोसा दिलाया है, रिसीवर से भी को भी भरोसा दिलाया, और हमने भी जहां तक एनबीसीसी और रिसीवर से बात की है, उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसकी पूरी जांच करने के बाद ही आगे काम किया जाएगा। जहां तक काम कंप्लीट होने के बाद स्ट्रक्चरल के जो भी स्ट्रक्चर बनाया जाएगा उसकी क्वालिटी की जिम्मेदारी की बात है, हमने रिसीवर से भी ये रिक्वेस्ट की है और हमने कोर्ट से भी रिक्वेस्ट किया है कि आप एक मैकेनिज्म डिवाइस करें ताकि बिल्डिंग बनने के बाद भी हम कहीं पे जाके अपना जो भी अगर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है या कुछ है तो हम कंप्लेंट कर सकें, और आगे कुछ और भी इश्यूज हैं तो वो भी हम उसको समाधान के लिए अप्रोच कर सकें। तो अभी लेकिन क्योंकि काम शुरू हुआ है, काम होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो जब तक काम कंप्लीट होगा जरूर ऐसा कोई मैकेनिज्म डिवाइस कर लिया जाएगा। एनबीसीसी ने हमको ये भी भरोसा दिलाया है कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स अपॉइंट हुए हैं इनको भी पेमेंट तभी की जाएगी जब स्ट्रक्चर जो इन्होंने जो भी काम किया है उसकी क्वालिटी चेक होगा और वो क्वालिटी से संतुष्टि होने के बाद ही उनको भी पेमेंट किया जाएगा। तो काम में जैसा एनबीसीसी ने हमको भरोसा दिलाया और कोर्ट को भरोसा दिलाया, रिसीवर ने भी हमसे ये कहा है और कोर्ट को भी ये कहा है कि काम की क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा और मैकेनिज्म भी जरूर डिवाइस कर लिया जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं इस पे कुछ क्लियर डायरेक्शन आए। आपका बहुत हमने कीमती समय ले लिया और अपना समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है लोगों के सभी सवालों के जवाब मिल गए और हम आपके समक्ष फिर से हाजिर होंगे कुछ ऐसे ही सवालों के साथ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो देख रहे सभी लोगों से मेरी निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।